हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा अध्याय का आज पार्ट 9। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 9 को। इससे पहले वाले लेक्चर में हम बहुत कुछ जान चुके हैं विद्युत धारा के बारे में। तो आज इसी क्रम में हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। ठीक है, इसे कोई कोई किरचॉफ के नियम से भी जानते हैं, लेकिन इस एनसीईआरटी बुक में किरचॉफ के नियम लिखा गया है, तो हम इसी से इसे संबोधित करेंगे। ठीक है, तो आज हम किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे, जो कि आप सभी को पता ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे वाले लेक्चर में उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इसके नियमों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इन नियमों की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इन नियमों की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी सर्किट में हमें प्रतिरोध को कैलकुलेट करना हो, तुल्य प्रतिरोध को निकालना हो, तो हम किरचॉफ के नियम को प्रयोग करते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, इनकी जरूरत क्यों? क्योंकि हमारे पास इससे पहले हमने वो भी तो पढ़ा था क्या, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था, हमने समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था। तो क्या हम उनसे तुल्य प्रतिरोध नहीं निकाल सकते? ऑफ कोर्स आप उनसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास हमारा कोई सर्किट इतने जटिल ढंग से दिया होता है कि हमें उन सूत्र के सहायता से हम उसको अच्छी तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते, या कैलकुलेट कर भी सकते हैं तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ही जटिल हो जाता है उस तरह से उसको सॉल्व करना। तो हमारे पास किरचॉफ एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने हमें कुछ नियम दिए। उन नियम की सहायता से हम इन किसी भी नेटवर्क में हम प्रतिरोध तो निकाल ही सकते हैं, साथ ही साथ उसका विभवांतर, उनके विद्युत धाराओं का मान भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए कहीं पे ये लिखा गया है कि विद्युत परिपथों में कभी कभी कई प्रतिरोध और सेल इस जटिल ढंग से संबंध होते हैं कि जो श्रेणीक्रम पार्श्वक्रम संयोजन वाले सूत्र होते हैं उनसे उनको निकालना थोड़ा जटिल हो जाता है। तो हम इनसे क्या कर सकते हैं, किरचॉफ के नियम से किसी भी परिपथ के सभी विद्युत धाराओं व विभवांतर का मान इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के यह है कि किरचॉफ के जो नियम होते हैं वैद्युत परिपथों के विश्लेषण में बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो आप जान चुके हैं ये जरूरी क्यों है। तो अब हम इसको जानते हैं कि ये किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, उन दोनों नियम को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो किरचॉफ का सबसे प्रथम नियम क्या था? प्रथम नियम कहता है, उस प्रथम नियम को जानते हैं हम संधि नियम के नाम से। संधि का नियम होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। तो क्या होता है संधि का नियम? संधि के नियम के अनुसार क्या होता है, संधि मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे सारी चीजें आके मिल जाती है, सारी चीजें जो है मिलके मिल रही है यहाँ पे, उसको हम संधि कहते हैं। संधि मतलब जंक्शन, राइट, जहां पे बहुत सारी चीजें आके उस पॉइंट पे मिल रही है, उस पॉइंट को हम कहते हैं संधि। ठीक है, देखो किरचॉफ ने क्या बोला कि इस संधि पर, मान लो ये पॉइंट है उस संधि का, ठीक है, तो इस संधि पर प्रवेश करने वाली जो धाराएं होगी, क्या होगी? प्रवेश करने वाली जो धाराएं होगी उन सभी का बीजगणितीय योग शून्य होगा। इसको पढ़िए जो मैंने लिखा है यहाँ पे, किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। जो मैंने कहा और जो यहाँ पे लिखा है दोनों का समान मतलब है। देखिए जानते हैं, सबसे पहले हम इनको पढ़ते हैं, इसके अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि मान लो कोई संधि है, मैं एक डायग्राम यहाँ बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो मैं दिखा रही हूँ तीर के निशान से, ये धारा को प्रदर्शित कर रहा है, यह धारा की दिशा को बता रहा है। ठीक है, ये धारा किस ओर प्रभावित हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं धारा की एक दिशा होती है, राइट, और धारा लेकिन एक सदिश राशि नहीं होती है। धारा क्या होती है? एक धारा एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो ये हमने धारा बना ली है जो कि इस संधि पर आ रही है। तो संधि नियम कहता है कि किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाले, क्या बोला? संधि से प्रवेश करने वाली धाराओं का जो योग होगा। तो आप बताइए संधि की ओर कौन कौन सी धाराएं प्रवेश कर रही है? तो आप कहेंगे जिनका जो तीर का निशान है वो संधि की ओर होगा, वह संधि की ओर प्रवेश करने वाली धाराएं होंगी। देख सकते हैं आप कि I1 धारा और I3 धारा जो है वो संधि की ओर क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि संधि की ओर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग मतलब I1 प्लस I3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिख दिया I1 प्लस I3। ठीक है, हमने इसको योग कर दिया। ये कह रहे हैं इसके बाद कि इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है।
अब आप बताइए, ये जो होगा संधि की ओर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग होगा, वह बराबर होगा किसके? संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। ठीक है, संधि से दूर कौन सी धारा जा रही है? जो संधि के, जिसका साइन जो है संधि के विपरीत दिशा में है। जो I2 धारा है उसका चिन्ह आप दे सकते हैं कि संधि से दूर जा रही है। यहाँ पे मैंने एक ही धारा दिशा रखी है, हो सकता है यहाँ पे और भी धाराएं हो जो कि संधि से दूर जा रही होगी, इसको हम मान लेंगे I4। तो हम कहेंगे कि संधि से दूर कौन कौन सी धारा जा रही है? वो धारा है I2 और I4, राइट। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे I2 प्लस I4। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो ये होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। इसी प्रथम नियम को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं। कैसे? कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय मतलब ये होता है कि आप आने वाली धाराओं को धनात्मक रूप से दिखाएंगे और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को आप ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाएंगे। अगर मुझे इसे बराबर में नहीं लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी I1 को धनात्मक से, तो प्लस I1 प्लस I3 माइनस I2, क्योंकि वो संधि से दूर जा रही है, माइनस I4 बराबर 0। राइट, दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है कि I1 प्लस I3 माइनस I2 प्लस माइनस I4 इज इक्वल टू 0, यानी कि इनका बीजगणितीय योग हो जाएगा शून्य। इसको कैसे दिखाते हैं? हम इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि समीशन ऑफ I, समीशन मतलब क्या होता है? बीज गणितीय योग जो होता है इनका, वह होता है शून्य के बराबर। तो आप दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ले सकते हैं, जो मैंने कहा और जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों ही बिल्कुल सही है। यह होता है संधि का नियम। तो एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है और इसे हम किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। तो पेपर में ये ऐसे भी आ सकता है, किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, या फिर किरचॉफ का संधि नियम लिखिए, या फिर किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। दोनों तीनों का एक ही मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अब बात करते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम की, जो होता है पार्श का नियम या फिर लूप का नियम। ठीक है, क्या कहता है पार्श का नियम, लूप का नियम? चलिए जानते हैं इस सर्किट डायग्राम से। आप इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर हमें ऐसा सर्किट कोई सॉल्व करने के लिए आता है तो उसमें हम पार्श के नियम का प्रयोग करते हैं और संधि का नियम भी यहाँ पे लगता है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि ये कहता है कि प्रतिरोधकों और सेलों से सम्मिलित किसी बंद पाश के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीज गणित योग शून्य होता है। क्या मतलब इसका? बीज गणित योग मतलब समेशन ऑफ, किसका समेशन? विभव में परिवर्तन का, विभव में परिवर्तन। ठीक है, तो प्रतिरोधों से समय किसी बंद पाश के चारों ओर जो होगा समेशन ऑफ ए जो होगा वो बराबर होता है क्या? 0 के। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ ई। पार्श का नियम कहता है कि इस जो भी हमारे पास सर्किट दिया हो, उस सर्किट में बहने वाली धाराओं और उस धाराओं से संबंध जो प्रतिरोध होगा, उनका गुणनफल का बीज गणितीय योग बराबर होता है उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल के बीज गणितीय योग के बराबर। आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पे ये ई लिखा है, ई नहीं, यहाँ पे क्या बोला है? विभव में परिवर्तन। तो विभव मतलब क्या होता है? वी। ठीक है, तो समीशन ऑफ वी बराबर होता है 0। और हम जानते हैं कि वी मतलब क्या होता है? वी मतलब होता है आई आर, यानी कि समीशन ऑफ आई आर बराबर होता है 0 का। ऐसा क्यों? हो सकता है किसी किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल यानी ई का मान ना दिया हो, या फिर वहां पर ई उस सर्किट में ना हो, तो उस केस में क्या होगा? समेशन ऑफ आई आर बराबर हो जाएगा 0 के। और अगर वहां पे ई दे रखा है तो समेशन ऑफ आई आर बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ ई के। राइट, समझ रहे हैं आप? समेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? बीज गणितीय योग। और बीज गणितीय योग मतलब क्या होता है? धनात्मक को आप धनात्मक से लिखेंगे, ऋणात्मक को आप ऋणात्मक से लिखेंगे, तो ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो अगर हम देखो यहाँ पे हम सर्किट में बोले, तब सर्किट देख सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का सर्किट आपको मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? पहले आप इसको क्या करेंगे? आप दो सर्किट मान लो के पास दे रहे। तो ये पाश मतलब क्या होता है? पाश मतलब होते हैं बंद सर्किट, बंद परिपथ। तो आप अगर आप कोई सॉल्व करेंगे, आप आगे वाले हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसको आगे सॉल्व करेंगे, उसको और अच्छे डिटेल में समझेंगे।
अभी के लिए आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अगर हम इसको I1 5 ले लें या पाश 1, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे पाश 1 हम इसे ले सकते हैं कि हमने इसको P1 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको P2 ले लिया, यानी कि पाश 2 ले ले यहाँ पे, ठीक है। तो हम पहले पाश 1 के लिए ये ऐसे समीकरण बनाएंगे, हम इसको इसी सूत्र का यूज करते हुए हम पाश 1 के लिए समीकरण बनाएंगे, फिर हम पाश 2 के लिए समीकरण बनाएंगे यहाँ पे, और फिर इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम उसका, हमें आई पूछा हो तो हम आई का मान निकालेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी हम उसका मान यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वो भी हम जानेंगे। वहां पे हमारे पास धाराएं दे रखी है, I1 I3 धाराएं आप पांच में दे सकते हैं, कुछ प्रतिरोध है और कुछ यहाँ पे बैटरी लगी है 45 वोल्ट की, तो उसी को यूज करते हुए, समीकरण को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पांच का नियम समझ में आ चुका है। पार्श का नियम जो होता है द्वितीय नियम होता है, जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसी नियम को हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो आपको सारे नाम से याद होने चाहिए कि इसको क्या क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं वोल्टता का नियम, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर, और उसको हम धारा का नियम भी कहते थे, ठीक है। तो दो बातें होगी, ये थे इसके दो नियम, किरचॉफ के नियम। तो अब हम देख लेते हैं रिव्यू। हमने देखा कि वैद्युत परिपथ में जब प्रतिरोध व सेल कुछ जटिल ढंग से जुड़े होते हैं तो हम किरचॉफ के नियमों का पालन करते हैं। तो उसके हमने दो नियम जाने, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है कि संधि पर मिलने वाली धाराएं होती है उनका बीजगणित योग शून्य होता है, और दूसरे नियम के अनुसार हमने देखा समेशन ऑफ आई बराबर होता है समेशन ऑफ ई के। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम क्या जानेंगे, हम उदाहरण 3.6 और 3.67 को जानेंगे। उसमें हम और भी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि इन नियमों का उपयोग हम आखिर कैसे करते हैं, इन नियमों के उपयोग से हम किसी परिपथ को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो तब तक के लिए बाय। आप इसको अच्छे से देखिए, इन नियमों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सो बाय।